हाय फ्रेंड, मैं सजाब सर वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। फ्रेंड्स, मैं आज आपको थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपके थर्मोडायनामिक्स में जितने भी प्रॉब्लम हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। और याद रखिएगा, थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड जितने भी लेक्चर हैं आपको अच्छे से क्लियर करना होगा, और क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो याद रखिए, किसी भी एग्ज़ाम में थर्मोडायनामिक्स से एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे, जितने भी वीडियो इससे जितने भी लेक्चर आपके अपलोड होंगे वो सब अगर आप देख लेंगे तो आपके इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं सभी क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं शुरू करता हूं थर्मोडायनामिक्स के बारे में। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ उसका डेफिनेशन बताता हूँ। याद रखिएगा, थर्मोडायनामिक्स वो साइंस का ब्रांच है जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन द बॉडी एंड कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ डेफिनेशन बताता हूँ आपको कि थर्मोडायनामिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with exchange of heat energy between bodies and conversion of heat energy into mechanical energy and vice versa। ध्यान रखिएगा, आप लोग साफ साफ देख रहे हो, इसका डेफिनेशन है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। मतलब एक बॉडी से, मान लो ये बॉडी है, उस दूसरी बॉडी में अगर हम हीट एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं तो ये किस में पढ़ा जाता है, थर्मोडायनामिक्स में। और याद रखिएगा, ये तो बॉडी में हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र एक्सचेंज है। अब अगला इसका और भी इसमें पार्ट आते हैं, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। याद रखिए, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। याद रखिए, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, शोले में आपने देखा होगा कि जब पहली बार बीरू और जय को एक साथ ट्रेन में दिखाया जाता है और डाकू उस पर हमला करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बीरू क्या करता है कि उसके ट्रेन के इंजन में वो कोयला डालना पड़ता है। तो कोयला जितना डालता है, आपने देखा होगा, कोयला डालने का मतलब उसको हीट एनर्जी उतना ज़्यादा दिया, और जितना कोयला डालता है उतना ही तेज़ी से वो ट्रेन भागती जाती है, जिससे कि उसको मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। तो एक तरीके से एग्जाम्पल मैंने आपको बताया शोले मूवी का, तो इस तरीके से आपने देखा कि थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये तो थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन हो गया। अब मैं आपको थर्मोडायनामिक वेरिएबल के बारे में बताता हूँ। थर्मोडायनामिक वेरिएबल लिख दिया मैंने, थर्मोडायनामिक वेरिएबल। याद रखिएगा, थर्मोडायनामिक वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो कि थर्मोडायनामिक सिस्टम में चेंज होते हैं। और वो कौन कौन है, ध्यान दीजिए। पहला थर्मोडायनामिक वेरिएबल लिख दिया मैंने, प्रेशर। याद रखिएगा, प्रेशर थर्मोडायनामिक वेरिएबल है। दूसरा है टेम्परेचर, और तीसरा है वॉल्यूम थर्मोडायनामिक वेरिएबल में। और नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जिसमें नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। तो याद रखिए, ये जब भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में कोई चेंज किया जाता है तो उसमें यही सब जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल हैं वो चेंज होते हैं, तो इसलिए इसका नाम थर्मोडायनामिक वेरिएबल है। तो याद रखिए, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स नंबर ऑफ मोल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि यही सब चेंज होता है थर्मोडायनामिक वेरिएबल में। तो ये चीज़ होता है थर्मोडायनामिक वेरिएबल। अब मैं आपको थर्मोडायनामिक
सिस्टम के बारे में बताता हूँ, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो लिख दिया मैंने थर्मोडायनामिक सिस्टम। इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं एक कंटेनर बनाता हूँ। कंटेनर को बना के आपको क्लियर करता हूँ। ये ध्यान से देखिए, आप कंटेनर है, कंटेनर में ये कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, याद रखिएगा ये पिस्टन है। और जैसे ही यहाँ पर गैस भरा हुआ, ध्यान दीजिए, जो पिस्टन से कंप्रेस किया गया है, ये गैस जो है वही, जिसमें गैस भरा हुआ है वो पूरा एक थर्मोडायनामिक सिस्टम होता है। और इस गैस के मॉलिक्यूल के अलावा, याद रखिएगा, सिस्टम में पूरा गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा भरे होते हैं, और उस गैस के मॉलिक्यूल जहाँ तक भरे हैं वो सिस्टम है, और उसके अलावा जो भी एरिया है वो सब सराउंडिंग कहलाता है। ये सब सराउंडिंग है, ये सब सराउंडिंग है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी ये सराउंडिंग है। तो इस पिस्टन से जो लगा हुआ है उसके अंदर जहाँ तक गैस भरा हुआ है सिर्फ वही सिस्टम है, थर्मोडायनामिक सिस्टम है। और याद रखिएगा थर्मोडायनामिक सिस्टम 3 टाइप का होता है। पहला है ओपन सिस्टम, याद रखिएगा, पहला है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम, और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। अभी ध्यान दीजिए, अभी बेसिक बातें हम लोग कर रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो याद रखिएगा थर्मोडायनामिक सिस्टम 3 टाइप का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। याद रखिएगा ओपन सिस्टम में, ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफ़र होते हैं। याद रखिएगा एनर्जी एंड मैटर बोथ आर ट्रांसफ़र, ध्यान दीजिएगा, ओपन सिस्टम कहलाता है। और क्लोज सिस्टम में केवल और केवल एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र, याद रखिएगा, इसमें केवल एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होता, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, लिख दिया मैंने, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर। तो ये चीज़ मैंने बताया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ थर्मोडायनामिक सिस्टम में ओपन सिस्टम क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा ओपन सिस्टम में दोनों ट्रांसफ़र हो सकता है, एनर्जी और मैटर दोनों। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ओपन सिस्टम होता है एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ से हीट एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर, और इसके मैटर के मॉलिक्यूल भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं अगर ये क्लोज सिस्टम ना हो तो, अगर इससे पिस्टन को हटा दिया जाए तो। और क्लोज सिस्टम में केवल और जैसे ही पिस्टन लगा दिया मैंने तो केवल इससे हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है, इससे हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है, इससे मैटर जो हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। और अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, ना तो हीट ट्रांसफ़र होगा और न तो हीट ट्रांसफ़र होगा और न ही उसके गैस के मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होंगे। तो ये बात मैंने आपको बताया, ये बात मैंने क्लियर किया आपको कि थर्मोडायनामिक सिस्टम कौन कौन से होते हैं और थर्मोडायनामिक सिस्टम होता क्या है एक्चुअली। नेक्स्ट मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं। याद रखिएगा अगला पॉइंट है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है, लिख दिया मैंने, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। मेनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अभी सिर्फ नाम याद रखो कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में मैं टाइप बता देता हूं, क्योंकि थर्मोडायनामिक प्रोसेस तभी हम पढ़ेंगे जब लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन अभी टाइप्स लिख लो, क्योंकि अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस 5 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन, ध्यान दीजिए। पहला प्रोसेस जो होता है थर्मोडायनामिक, पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। मैं अभी किसी भी ऑर्डर में नहीं लिख रहा, बस मैं वैसे ही लिख दे रहा हूं। और तीसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस। और नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस।
ये आपके थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो गए जो कि मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के बारे में आगे हम लोग डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल ओवरव्यू ले रहे हैं। तो याद रखिएगा थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बाद नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ स्टेट याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट ध्यान दीजिएगा। रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनामिक वेरिएबल याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहलाता है? रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनामिक वेरिएबल। अब मैंने आपको बताया कि रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनामिक वेरिएबल, अब आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि थर्मोडायनामिक वेरिएबल मैंने कौन कौन से बताए थे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये चीज़ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, समझे कि नहीं? तो ये चीज़ हो गया रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनामिक वेरिएबल ही कहलाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। लिख दिया मैंने इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातों के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में मैंने डिस्कस किया। कौन कौन से टर्म थे एक बार देख लीजिए। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताया, व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स, इसके बारे में मैंने सबसे पहले डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको थर्मोडायनामिक वेरिएबल के बारे में बताया कि थर्मोडायनामिक वेरिएबल कौन कौन से होते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स। थर्मोडायनामिक वेरिएबल डिस्कस करने के बाद थर्मोडायनामिक सिस्टम की डिस्कस किया और थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में देखा मैंने, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद मैंने थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। थर्मोडायनामिक प्रोसेस आप देखो 5 टाइप के थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं। और लास्ट में बताया मैंने इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बेसिक टर्म में एक और टर्म आता है इंडिकेटर डायग्राम का। तो याद रखिएगा इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, मैं लिख देता हूँ वो भी, इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम जो होता है वो डायग्राम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच जो ग्राफ होता है, याद रखिएगा इसमें ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इंडिकेटर डायग्राम। ध्यान रखिएगा ये कुछ टर्म मैंने आपको बताए जो कि इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग थर्मोडायनामिक्स। तो इंडिकेटर डायग्राम इस तरीके से आपका पूरा जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो गए। अब मैं आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताता हूँ। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 3 लॉ होते हैं। पहला लॉ है जीरोथ लॉ, याद रखिएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और दूसरा लॉ कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, याद रखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और तीसरा लॉ जो होता है वो सेकेंड लॉ कहलाता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इन सब के आगे थर्मोडायनामिक्स लगा देंगे तो ये हो जाएगा। तो याद रखिएगा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 3 होते हैं, जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ। तो याद रखिएगा कि जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ जो है, ये जीरोथ और फर्स्ट लॉ अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और सेकेंड लॉ जब हम पूरा थर्मोडायनामिक्स पढ़ा लेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ा लेंगे, थर्मोडायनामिक्स में एप्लीकेशन पढ़ा लेंगे, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ा लेंगे, तब हम सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि याद रखो फर्स्ट लॉ जिन बातों को एक्सप्लेन नहीं करता वही सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करता है। सेकेंड लॉ के 3 स्टेटमेंट आपको ध्यान देना होता है। पहला है क्लॉसियस स्टेटमेंट, दूसरा है कैल्विन स्टेटमेंट और तीसरा है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। याद रखो सेकेंड लॉ के 3 स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं अभी। जब मैं बताऊंगा तो पहला क्लॉसियस, दूसरा कैल्विन और तीसरा कैल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट हम लोग सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे, लेकिन वो तब जब पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तो सिर्फ जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला मैं हेडिंग डालता हूँ, जीरोथ लॉ क्या होता है। जीरोथ लॉ याद रखिएगा, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ जीरोथ लॉ समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम आपको समझना होगा जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। याद रखिएगा इस डायग्राम में जीरोथ लॉ में का डेफिनेशन ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आप कह सकते हो कि अगर थर्मोडायनामिक सिस्टम ए सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है, ध्यान रखिएगा ए सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तो याद रखिएगा अगर ये दोनों सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है तो ये ए और बी भी एक दूसरे से क्या होंगे, थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे। याद रखिएगा यही डेफिनेशन कहता है।
ध्यान, सिंपल बात याद रखिए कि ये 3 थर्मोडायनामिक सिस्टम है, सिस्टम ए, सिस्टम बी और सिस्टम सी। अगर ए सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है और बी भी सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में है तो ए बी के साथ भी थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा। ये सिंपल बात है, ये सिंपल डेफिनेशन है जो कि आपको ध्यान देना है। यहाँ मैं आपको इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ जो कि आपको क्लियर हो जाएगा। डिफिनीशन है, ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको समझाया वो सिंपल लैंग्वेज में आपको डिफिनीशन लिख दिया जीरोथ लॉ का। जीरोथ लॉ कहता है कि इफ सिस्टम ए एंड बी आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो ये डिफिनीशन हो गया जीरोथ लॉ का। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिख दिया मैंने, लेकिन याद रखिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जानने से पहले आपको जो इसमें टर्म इससे रिलेटेड यूज होते हैं उसके बारे में पहले अपने को जानना होगा। और वो कौन कौन से टर्म्स हैं सबसे पहले उसका डिस्कशन करते हैं। तो वो टर्म्स है, पहला टर्म्स जो होता है जो इसमें यूज होता है वो हीट होता है। याद रखिए पहला टर्म हीट होता है। हीट क्या होता है सबसे पहले आप पहले ही जान चुके हो, लेकिन यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस, वो क्या कहलाता है? हीट। यहाँ पर जो हीट होता है याद रखिए हीट Q बराबर, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो यहाँ हीट ट्रांसफ़र होता है वो Q बराबर हीट ट्रांसफ़र को म्यू CP डेल्टा T लिखते हैं। याद रखिए Q बराबर म्यू CP डेल्टा T। यहाँ म्यू जो कहलाता है वो नंबर ऑफ मोल्स कहलाता है। याद रखिए ये नंबर ऑफ मोल्स कहलाता है। और CP जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आगे हम लोग स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये तो सिंपल हीट हो गया। और हीट किसके किसके बीच ट्रांसफ़र? हीट ट्रांसफ़र है। तो याद रखिए हीट ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और जो कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस है, इसलिए हीट का एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो किस रूप में होता है? हीट के रूप में। और दूसरा जो टर्म यूज होता है याद रखिए इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो होता है याद रखिए, मान लो कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में अभी आप थोड़ी देर पहले ऐसा कंटेनर देखा था। इस कंटेनर में आपने देखा था कि गैस के मॉलिक्यूल हैं, मान लो ये गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं और आपने यहाँ पर हीट दिया। हीट देने की वजह से याद रखो इसमें गैस के मॉलिक्यूल मोशन करने लगेंगे, गैस के मॉलिक्यूल इधर से उधर एक दूसरे से टकराने लगेंगे। तो याद रखो इंटरनल एनर्जी का डिफिनीशन, याद रखो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी दोनों की वजह से होता है, काइनेटिक और कन्फिग्रेशन। मतलब एनर्जी जो इंटरनल आता है वो दो चीज़ों की वजह से आता है। पहला ड्यू टू इट्स मोशन एंड कन्फिग्रेशन। याद रखिएगा ड्यू टू इट्स मोशन एंड इट्स कन्फिग्रेशन, मतलब गैस के मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन क्या है इस पर भी डिपेंड करता है और मोशन के पर भी डिपेंड करता है। मतलब कह सकते हो इंटरनल एनर्जी किसके किसके वजह से आता है? तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा तो ड्यू टू मोशन आएगा तो वो UK होगा, और ड्यू टू कन्फिग्रेशन आएगा तो वो UP होगा। तो कह सकते हो टोटल इंटरनल एनर्जी बराबर UK प्लस UP। अब आप कहोगे सर इंटरनल एनर्जी का कोई बेसिक फार्मूला बताओ, तो याद रखो इंटरनल एनर्जी U बराबर जो होता है वो म्यू CV डेल्टा T होता है। U बराबर म्यू CV डेल्टा T। तो जब भी हमको इंटरनल एनर्जी की बात करेगा तो याद रखो म्यू CV डेल्टा T, और हीट की बात करेगा तो म्यू CP डेल्टा T। देखो ऊपर दिखा हुआ है Q इक्वल टू म्यू CP डेल्टा T। ये आपका हीट के लिए हो गया और ये हो गया आपका इंटरनल एनर्जी के लिए। इंटरनल एनर्जी म्यू CV डेल्टा T। अब आप कहोगे सर CV क्या है? म्यू और डेल्टा T तो आपने पहले बताया। CV जो होता है याद रखिए CV होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
और इसके बारे में हम लोग आगे आइसोकोरिक और आइसोबारिक में इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। म्यू CV और CP के बारे में हम लोग देखेंगे, किसमें आइसोकोरिक और आइसोबारिक में। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये लिख दिया मैंने। तो याद रखिए कि अगर हीट की बात करेगा तो हीट तो सिंपल होता है Q इक्वल टू म्यू CP डेल्टा T। और हीट क्या होता है वो बताया मैंने कि ये मान लो ये सिस्टम है, इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वह किस रूप में होता है, हीट के रूप में होता है। और दूसरा इंटरनल एनर्जी क्या है, जब इसमें मोशन होता है तो एनर्जी ड्यू टू इट्स कन्फिग्रेशन एंड ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब आप एक क्वेश्चन इसमें आता है कि अगर ये गैस के मॉलिक्यूल जो हैं, ये जो गैस है, गैस अगर आइडियल हो, याद रखो अगर गैस आइडियल गैस हो, अगर आइडियल गैस है तो बताओ, आपसे पूछता है बताओ इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से आता है, तो याद रखो आइडियल गैस में जो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से इंटरनल एनर्जी होता है वो ज़ीरो होता है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क लगा दिया मैंने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा कि आइडियल गैस में कन्फिग्रेशन की वजह से जो इंटरनल एनर्जी होता है, मतलब है ना, इंटरनल एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो आइडियल गैस में किसके वजह से इंटरनल एनर्जी आया, तो इंटरनल एनर्जी ऑकर, लिख दिया मैंने, इंटरनल एनर्जी ऑकर ड्यू टू इट्स मोशन, या कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी, या कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपने देखा, ये सिंपल आपने देखा कि जब आइडियल गैस हो तब क्या होगा, उसकी बात हम लोगों ने कर लिया कि आइडियल गैस के लिए जो यूपी होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ज़ीरो, ड्यू टू पोजीशन या ड्यू टू कन्फिग्रेशन विल बी ज़ीरो। तो ये मैंने आपको बताया इंटरनल एनर्जी की बात, इंटरनल एनर्जी का डिस्कशन हमने कर दिया। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है स्टेट फंक्शन और पॉइंट फंक्शन के बारे में, और जो कि हम लोग आगे अलग से डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं उसे कंफ्यूज नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के बाद अगला जो टर्म आता है जो इसमें यूज होता है, याद रखिए इंटरनल एनर्जी के बाद अगला जो टर्म है वो है आपका वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है इसमें, तो याद रखिए वर्क डन जो होता है, लिख दिया मैंने, W इक्वल टू P डेल्टा V। P डेल्टा V मतलब कह सकते हो कि W इक्वल टू P V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये हो गया आपका वर्क डन। ये फार्मूला आपका हो गया वर्क डन का। तो इस तरीके से आपने देखा वर्क डन भी मैंने आपको बता दिया। देखो वर्क डन के अलग अलग फार्मूले अलग अलग स्टेट में आते हैं, तो वो इसी से रिलेटेड होता है, इसी से हम लोग उसको डिराइव करते हैं। तो जो स्टेट आएगा उसमें हम लोग सभी फार्मूले के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है। लेकिन याद रखो ये बेसिक फार्मूला है वर्क डन का, ये है वर्क डन का बेसिक फार्मूला। याद रखना वर्क डन का बेसिक फार्मूला जो है वो ये है जो कि मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ, फ्लॉट के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो याद रखिए अब मैं आपको फ्लॉट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि केवल यहाँ पर मैं दो लॉ के बारे में डिस्कस करूँगा, और तीसरा लॉ जब पूरा हीट इंजन रेफ्रिजरेटर तक पूरा थर्मोडायनामिक्स क्लियर कर लेते हैं तो लास्ट में आपको बताता हूँ कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस नहीं कर पाया था वही सेकेंड लॉ डिस्कस करता है, वो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट लॉ के लिए समझने के लिए आपको एक डायग्राम देखना होगा, जो कि डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, एक बार और बना देता हूँ। ये डायग्राम में फ्लॉट के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। ध्यान रखिएगा फ्लॉट सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, और यहाँ आप डायग्राम अगर समझ गए तो आराम से फ्लॉट का डिफिनीशन आप लिख सकते हो। अब डायग्राम क्या है, याद रखिएगा डायग्राम क्या है। ये डायग्राम में आपको पता है ये बात कि ये है आपका सिस्टम,
और ये है आपका सराउंडिंग। याद होगा हमने आपको बताया था सिस्टम में सभी गैस के मॉलिक्यूल जहाँ तक होते हैं वो सिस्टम होता है और बाकी सराउंडिंग होता है। अब समझो सिस्टम में हमने यहाँ पर हीट दिया, सिस्टम को मैंने यहाँ पर हीट दिया। हीट देने की वजह से हीट क्या दिया मैंने, डेल्टा क्यू, मतलब हीट में चेंज किया। डेल्टा क्यू हीट जैसे ही मैंने इसको दिया तो जैसे ही हीट इसमें इंटर करेगा तो हीट एनर्जी जो है वो इसके मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेगा। इसके मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूल क्या करने लगेगा, मोशन में आ जाएगा। इसके मॉलिक्यूल सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे को पर क्या करने लगेंगे, कोलाइड करने लगेंगे, टकराने लगेंगे और इसको क्या हो जाएगा, इसको इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। याद रखो ये जो कोलिजन होता है वो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसको मिल जाता है इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। क्या अब यहाँ पर क्या जितना आपने हीट दिया क्या वो पूरा हीट इसको इंटरनल एनर्जी देने में क्या ख़त्म हो गया? लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा हीट उसको इंटरनल एनर्जी देने में ख़त्म हो जाएगा। अब जो बचा हुआ हीट देखो, डेल्टा क्यू दिया मैंने, मान लो हमने 20 जूल दिया। 20 जूल जब दिया मैंने तो इसमें से 15 जूल मान लिया मैंने, 15 जूल उसको इंटरनल एनर्जी देने में खर्चा हो गया। तो जो बचा हुआ 5 जूल है वो तो कहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? जब ये पूरा 15 जूल पूरा इसको एनर्जी मिल जाएगी, इंटरनल एनर्जी, तो इसको ये क्या करेगा, ये इस पर प्रेशर लगाएगा और प्रेशर लगाने की वजह से ये क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। ध्यान से देखो, ये वहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। मान लो इसमें जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो डेल्टा वी हुआ। अब मतलब प्रेशर देने के पर इसके वॉल्यूम चेंज हुआ, तो वॉल्यूम चेंज हुआ प्रेशर देने पर, मतलब हकीकत में क्या किया गया, यहाँ पर वर्क डन किया गया। मतलब जो 20 जूल था वही 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, 15 जूल और 5 जूल में। मतलब आप डेफिनीशन कह सकते हो कि डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मतलब जो हीट दिया गया है वो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी में चेंज किया और उसके बाद उसको वर्क डन में चेंज किया। तो इस तरीके से ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। अब इसका मैं आपको डेफिनीशन बता देता हूँ। डेफिनीशन क्या होता है याद रखिएगा। ये आप देखो साफ साफ डेफिनीशन लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट एनर्जी टू अ सिस्टम, हीट एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द सराउंडिंग। अब आपको फार्मूला मैंने बता दिया है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये फार्मूला आपके पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो याद रखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस पर बेस्ड है, तो इट बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। याद रखिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन आपको याद रखना है। लिमिटेशन क्या होता है याद रखिए, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डायरेक्शन ऑफ हीट नहीं बताता। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ हीट नहीं बताता, डायरेक्शन ऑफ हीट नहीं बताता। और ये भी नहीं बताता कि क्यों पूरा हीट कन्वर्ट नहीं होता है मैकेनिकल वर्क में। याद रखिए ये भी नहीं बताता मैकेनिकल वर्क में, मतलब डायरेक्शन ऑफ हीट भी नहीं बताता। ये भी नहीं बताता कि हीट मैकेनिकल वर्क में क्यों नहीं पूरा ट्रांसफ़र होता है, ये भी नहीं बताता। ये दोनों बातें आपको लिमिटेशन में आ जाती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, जो कि मैंने डिस्कस कर दी है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिए। इसको स्टार मार्क लगा दिया और इसको भी स्टार मार्क लगा दिया, क्योंकि यहाँ 2 से क्वेश्चन बनता है। अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात। अब यहाँ आपने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू की बात। डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू। अब इसके कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं, क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन हमें पता ना हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। तो मैं अगली स्लाइड में आपको साइन कन्वेंशन बताता हूँ। याद रखिए साइन कन्वेंशन, ध्यान से देखिए। यूजफुल साइन कन्वेंशन, उसमें आपने देखा 3 कॉलम बने हुए हैं, क्वांटिटी, साइन और कंडीशन। क्वांटिटी में कौन कौन सी क्वांटिटी है, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा क्यू में 2 साइन हो सकता है, प्लस माइनस। प्लस क्या कहलाता है, व्हेन हीट सप्लाई टू अ सिस्टम, अगर हम सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं मतलब हीट बढ़ाते हैं तो वो कहलाता है प्लस साइन का।
अगर हम हीट ड्रॉन करते हैं, हीट निकालते हैं सिस्टम से, वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेल्टा यू पॉजिटिव का मतलब राइज इन टेम्परेचर। याद रखिएगा, अगर डेल्टा यू पॉजिटिव होता है मतलब यू की वैल्यू इंक्रीज करता है, यू इंक्रीज करता है तो ये राइज इन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और अगर डेल्टा यू निगेटिव है मतलब यू डिक्रीज करता है, यू डिक्रीज करता है, इसे कहते हैं फॉल इन टेम्परेचर। अब वर्क डन पॉजिटिव का मतलब होता है वर्क डन बाय द गैस, और नेगेटिव का मतलब होता है वर्क डन ऑन द गैस। ये हमने आपको यूजफुल साइन कन्वेंशन बताया, और इस तरीके से आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लियर हो जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समाप्त हो जाता है। अब इस पर इसके आगे यहाँ कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और क्वेश्चन है आपका पहला स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट। याद रखो कोऑर्डिनेट, मान लो आपने सुना होगा कोऑर्डिनेट में x, y। अब ये x, y जो होता है वो वेरिएबल होते हैं, तो जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल है वही थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट है। तो याद रखो थर्मोडायनामिक वेरिएबल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था, एक चीज़ बताया था कि थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या क्या होते हैं। तो उसमें प्रेशर एक था, टेम्परेचर एक था, वॉल्यूम एक था। अब ये R क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, और गैस कॉन्स्टेंट वेरिएबल नहीं है, गैस कॉन्स्टेंट जो है वेरिएबल नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन एक आया। अब जैसे अगला क्वेश्चन आया, इसमें अगला क्वेश्चन किस टाइप से आता है, जो कि आपको स्क्रीन के सामने है। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में इन अ गिवन प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, डेल डी डब्ल्यू बराबर 0 दिया हुआ है, और नेक्स्ट दिया है डी क्यू लेस देन 0। मतलब ध्यान दीजिए, डी क्यू लेस देन 0 का मतलब डी क्यू इक्वल टू निगेटिव। याद रखिएगा डी क्यू क्या है, निगेटिव है। अब अपने पास जो फर्स्ट लॉ, अब ये दोनों दिया है, अब याद रखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो याद रखिए डी क्यू क्या हो गया, 0, यहाँ पर डी डब्ल्यू 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, डी डब्ल्यू 0 है, तो इसके जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो डी क्यू बराबर आ जाएगा डी यू। मतलब अगर डी क्यू निगेटिव है तो डी यू भी निगेटिव होगा, अगर डी क्यू लेस देन 0 है तो डी यू भी लेस देन 0 होगा, और डी यू लेस देन 0 का मतलब हो गया इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। ध्यान दीजिएगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज लिख दिया मैंने, डिक्रीज। और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होता है, अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कॉलम डायग्राम बना के दिखाया था, डिक्रीज होता है। तो आंसर कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या सोचा, सबसे पहले मैंने सोचा कि डी डब्ल्यू बराबर 0 है, और डी डब्ल्यू बराबर 0 दिया हुआ है तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर अगला दिया है डी क्यू लेस देन 0, डी क्यू लेस देन 0 का मतलब हो गया कि डी क्यू इक्वल टू निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, डी क्यू निगेटिव। अब अपने पास फ्लॉट का फार्मूला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फ्लॉट का फार्मूला है, क्या है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में दिया था डी डब्ल्यू बराबर 0 वो यहाँ पर रख दिया मैंने, और जैसे ही 0 रखा तो आ गया डी क्यू बराबर डी यू। अब एक बात बताओ, अगर दोनों बराबर है तो एक अगर निगेटिव होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाएगा। मतलब डी क्यू अगर लेस देन 0 है तो डी यू भी लेस देन 0 होगा। इस तरीके से हमने देखा कि अगर डी यू लेस देन 0 आंसर आया तो इंटरनल एनर्जी क्या, डिक्रीज इसका मतलब होता है, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज का मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अभी देखो हम लोगों ने कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखा, अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया है पहले आप बात समझिएगा। सबसे पहले दिया है डेल्टा क्यू, सोल्यूशन इसका करते हैं। सबसे पहले दिया है डेल्टा क्यू इक्वल टू 110 जूल, और आपको और क्या दिया है, डेल्टा यू दिया है 40 जूल। अपने को निकालना क्या है, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर सिंपल फार्मूला लगा देंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और अपने को निकालना क्या है, डेल्टा डब्ल्यू। तो लिख दिया मैंने डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, और डेल्टा क्यू दिया है 110 जूल माइनस 40 जूल, आंसर आ गया 70 जूल। इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपने देखा, आज हमने थर्मोडायनामिक्स के बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ा, बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, थर्मोडायनामिक्स क्या होता है इसके बारे में देखा।
अब देखिए, आपको मैंने अच्छे से अच्छे नॉलेज देने की कोशिश की, आपको अच्छे से अच्छे कंसेप्ट बताने की कोशिश की और लास्ट में जाते जाते कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए। इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। इस तरीके से मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।